बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन। तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से पहले आपको पता हो कि एलर्जी होता क्या है। फार्माकोलॉजी, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो पहले आपको पता हो कि एलर्जी है क्या। एलर्जी एलर्जी की डिफिनीशन पहले लिख ले। An exaggerated immune response to normal harmless वो चीजें जो नॉर्मली हार्मलेस होते हैं। एलर्जी एन एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पांस है जो नॉर्मली क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। तो which can cause which yeah, which lead to symptoms like itching, swelling or inflammation। तो एलर्जी हमारे पास वो रिस्पांस है जो नॉर्मल सब्सटेंस के खिलाफ इम्यूनिटी रिएक्ट करे और इसकी वजह से इचिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, वेजोडाइलेशन हो जाए, तो उसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो मैकेनिज्म इसका किस तरह है कि एलर्जी किस तरह होता है। तो मैकेनिज्म मैकेनिज्म मिसाल के तौर पर आप पोलन से एलर्जिक है, फूड से एलर्जिक है या परफ्यूम से एलर्जिक है, तो वो आपके लिए क्या है, एलर्जन है। एलर्जन वो चीजें है जो नॉर्मली हार्मलेस होता है, हार्मलेस जो नॉर्मली वो बंदे को नुकसान नहीं देते। तो एलर्जन एलर्जन हमारे पास कौन कौन सी हो सकते हैं। एलर्जन में पोलन हो सकते हैं, पोलन, फूड, परफ्यूम, मीट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपके लिए एलर्जन हो सकते हैं। हाँ, ये जो एलर्जन है हर किसी के लिए डिफरेंट एलर्जन हो सकते हैं। मैकेनिज्म इस तरह है कि ये एलर्जन जब आ जाए तो एलर्जन एलर्जन ये एंटीजन है, एंटीजन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो जाता है किस चीज को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, एपीसी। एपीसी का मतलब है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे पास मैक्रोफेज भी हो सकते हैं, बी सेल भी हो सकते हैं और डेंड्रेटिक सेल। स्किन में लिंगरहांस सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो क्या ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे पास स्किन में क्या हो सकते हैं, डेंड्रेटिक सेल, लिंगरहांस सेल, लिंगरहांस सेल और बी सेल भी हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस भी। तो सबसे पहले एलर्जन जो है ये पोलन, फूड, परफ्यूम, जो भी एलर्जन है वो प्रेजेंट हो जाता है किस चीज को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो।
ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फिर ये प्रेजेंट कर देता है नाइव बी सेल को। ये क्या प्रेजेंट कर देता है? नाइव टी सेल को। नाइव टी सेल को ये प्रेजेंट कर देता है। और ये टी सेल डिफरेंशिएट होता है टी हेल्पर टू सेल, टी एच टू, टी हेल्पर टू सेल। और टी हेल्पर टू सेल का काम क्या है? ये बी सेल को मैच्योर कर देता है। टी हेल्पर टू सेल का काम है बी सेल को मैच्योर करना। और ये बी सेल को मैच्योर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल। तो टी हेल्पर टू सेल का काम क्या है? बी सेल को मैच्योर करना और ये कन्वर्ट कर देना प्लाज्मा सेल में। सिंपल है। अब प्लाज्मा सेल का काम क्या है? मैच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल इज प्लाज्मा सेल। सो प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इस केस में, एलर्जी के केस में, ये प्लाज्मा सेल कौन सी एंटीबॉडीज बनाते हैं? ये बनाते हैं आईजीई एंटीबॉडीज। ये आईजीई एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब जब ये आईजीई एंटीबॉडी जो है ना, इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे रिसेप्टर है। बी सेल में, मास्ट सेल में भी है और बेसोफिल में भी है। तो ये हमारे पास था आईजीई। आईजीई आईजीई के लिए रिसेप्टर कहाँ पे है? आईजीई रिसेप्टर्स। आईजीई रिसेप्टर्स। तो आईजीई रिसेप्टर ये हमारे पास तो मास्ट सेल, बेसोफिल एटसेट्रा। अब जब ये आईजीई बन जाए, आईजीई, तो आईजीई के लिए रिसेप्टर मास्ट सेल, ये मास्ट सेल है। ये मास्ट सेल, मास्ट सेल, मास्ट सेल टिश्यू में होता है और बेसोफिल ब्लड में। तो ये मास्ट सेल है, उसमें रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है? एफसी। इस रिसेप्टर का नाम है एफसी एप्सिलॉन आर आई। ये रिसेप्टर है। और ये जो आईजीई एंटीबॉडीज है, ये आईजीई एंटीबॉडीज है। ये है आईजीई एंटीबॉडीज। तो अब ये आईजीई एंटीबॉडी जो है, ये इस रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है। ये इस रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है। तो दूसरे स्टेप में किस तरह ये आईजीई एंटीबॉडी आता है और आईजी एफसी एप्सिलॉन आर आई रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है इस तरह। और इस पे ये एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी अटैच हो जाता है। तो अब जब ये आईजीई एंटीबॉडी इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, तो मास्ट सेल की फिर डीग्रेनुलेशन होती है। डीग्रेनुलेशन का मतलब है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी लाइसिस होती है और उससे केमिकल मीडिएटर्स बाहर रिलीज होती है। तो इसकी फिर क्या होती है? डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन में हमारे पास केमिकल फिर केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं। और वो केमिकल मीडिएटर कौन कौन सी है? इसमें हमारे पास हिस्टामिन है, हिस्टामिन, ल्यूकोटेराइन, ल्यूकोटेराइन है, हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटो। तो ये रिसेप्टर है। अब देखो, पहले से फिर ये जो केमिकल मीडिएटर है, उसके मुख्तलिफ जगहों पे रिसेप्टर है और उसकी वजह से जो रिएक्शन होते हैं तो बाद में हम पढ़ेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है? जो एलर्जन है,
जो एलर्जन है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को प्रेजेंट हो जाता है, उसकी निशानदेही करता है। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये टी सेल को प्रेजेंट कर देता है और टी नाइव टी सेल कन्वर्ट हो जाता है टी हेल्पर टू सेल में, और टी हेल्पर टू सेल का काम है बी सेल को मेच्योर करना। तो जब ये बी सेल को मेच्योर कर देता है तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देता है, और प्लाज्मा इस केस में आईजीई एंटीबॉडीज बनाते हैं। जो बंदा जिस चीज से एलर्जिक है तो उसके कंडीशन में ये आईजीई एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिर जब ये आईजीई आईजीई एंटीबॉडी आईजीई के लिए जो रिसेप्टर है तो वो मास्ट सेल पे है, बेसोफिल पे भी है। तो मास्ट सेल पे जब ये एफसी एप्सिलॉन आर आई रिसेप्टर पे अटैच हो जाए तो उसकी सेल की डीग्रेनुलेशन होती है और उससे केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है। अगर ये आईजीई ना होता, नॉर्मल बंदा है मिसाल के तौर पर, अगर इसमें आईजीजी एंटीबॉडीज है आईजीजी, तो अगर इस तरह है तो ये एस रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है नहीं। तो आईजीई रिसेप्टर हमारे पास एलर्जी कराता है। अब ये हिस्टामिन के लिए ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइन की रिसेप्टर हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो देखो ये कैमरे में आता है नीचे। अच्छा, तो पहले जो हमारे पास साइटोकाइन की रिसेप्टर कहा साइटोकाइन, और प्रोस्टाग्लैंडिन। साइटोकाइन का काम क्या है, तो ये अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कर देता है और ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज कर देता है। ये इन्फ्लेमेशन क्या कराता है, इंक्रीज। दूसरा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन कराता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तीसरा ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन को देखो, ल्यूकोट्राइन ल्यूकोट्राइन के लिए हमारे पास सिस्ट LT1 और BLT रिसेप्टर है। तो सिस का मतलब है सिस्टेनाइड, तो सिस LT1, सिस LT2, BLT1 और BLT2। अब ये रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन जब इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, जब ये सिस LT1 पे अटैच हो जाए तो इसकी वजह से होती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और जब ये इन तीनों रिसेप्टर पे ये अटैच हो जाए तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर क्या होती है, सिंपल है, साइटोकाइन न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कर देता है। जब ज्यादा न्यूट्रोफिल आ जाए तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन कराता है और ये भी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देता है। ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है और इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज कर देता है। हिस्टामिन लास्ट में जो है वो क्या है, हिस्टामिन। हाँ, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ज्यादा कराता है ल्यूकोट्राइन हिस्टामिन से। हिस्टामिन भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है। अब देखो तीसरा जो है वो हमारे पास है हिस्टामिन, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के लिए रिसेप्टर हमारे पास है स्मूथ मसल सेल में, स्मूथ मसल सेल, एंडोथेलियल सेल, न्यूरॉन में। तो ये हमारे पास स्मूथ मसल सेल, एंडोथेलियल सेल, न्यूरॉन और मास्ट सेल, तो इन जगहों पर हिस्टामिन के लिए रिसेप्टर है। अब पहले तो देखो
ये स्टेप तो आसान है। हम जब ये स्मूथ मसल्स में एक्टिवेट हो जाए तो फिर इसकी वजह से एक्टिवेशन, जब हिस्टामिन की जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है। तो हिस्टामिन के लिए हमारे पास H1 रिसेप्टर है और H2 रिसेप्टर। तो एलर्जी में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं वो H1 रिसेप्टर है। तो H1 रिसेप्टर हमारे पास जब एक्टिवेट हो जाए, H1 रिसेप्टर एक्टिवेशन। अच्छा, ये हिस्टामिन के लिए जो H1 रिसेप्टर इन जगहों पे है, H1 रिसेप्टर। अब देखो, जब H1 रिसेप्टर स्मूथ मसल में एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, एंडोथेलियल सेल में, न्यूरॉन में और मास सेल में। तो बस इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन। दूसरा, इसकी वजह से वेजो डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन। स्मूथ मसल में एक्टिवेट हो जाए तो वेजो डायलेशन। अब जब ये वेजो डायलेशन हो जाए तो इसकी वजह से टिकिकार्डिया होगी या ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी ब्रेडिकार्डिया क्यों, वेजो डायलेशन है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हार्ट अपना रेट को इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया। अब ये हमारे पास वास्कुलर परमेबिलिटी, फिर जब वेसल डायलेट हो जाए तो सेल्स के अंदर जो स्पेस है ये हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल है, जब वेसल डायलेट हो जाए जो तो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज। तो वास्कुलर परमेबिलिटी क्या होगी, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज। अच्छा, अगर वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी, एडिमा हो सकती है। अच्छा, एडिमा। और ये वेजोडाइलेशन है तो वेजोडाइलेशन में ब्लड प्रेशर लो होती है, ब्लड प्रेशर क्या होती है, लो, तो उसकी वजह से शॉक हो सकती है। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में जो शॉक होती है वो, इस शॉक का नाम है, जो एलर्जी की वजह से शॉक हो जाए उन शॉक का नाम है एनापाइलेक्टिक शॉक, एनापाइलेक्टिक शॉक। अच्छा, ये अगर मास सेल में एक्टिवेट हो जाए तो मास सेल में ये मजीद डिग्रेनुलेशन कराता है, ये जो केमिकल मीडिएटर है ये मजीद ज्यादा कर देता है तो एलर्जी के जो रिएक्शन है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो मास सेल डिग्रेनुलेशन इंक्रीज कर देता है, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। अच्छा, ये न्यूरॉन में भी जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से ये इचिंग भी करा सकती है, पेन न्यूरोपैथिक। तो पेन, इचिंग, इचिंग, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अच्छा, तो पहले हमारे पास एलर्जी, एलर्जन प्रेजेंट होता है, पहले स्टेप से देखो। अच्छा, पहला मैकेनिज्म एलर्जी का इस तरह है कि ये एलर्जन जो है ये प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फिर ये टी सेल को प्रेजेंट कर देता है तो फिर टी हेल्पर टू सेल बी सेल को कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल का काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाना। ये 5 किस्म के एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो एंटीबॉडी हमारे पास गेम AGG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो इस कंडीशन में ये IgE बनाता है। तो अब अगर हम एलर्जी रोकते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन देते हैं, तो पहले स्टेप जो हमने रोकना है तो अगर हम ये IgE एंटीबॉडीज है
इसको कवर करे, इसके इर्द गिर्द कोटिंग करे, तो फिर ये जो आईजीई है, ये आईजीई एस एफ सी एप्सिलॉन अल्फा आर आई रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है? नहीं। अब देखो, अगर ये इस पे अटैच नहीं हो सकती तो फिर मजीद जो रिएक्शन है वो स्टॉप होगी। दूसरा तरीका, अगर हम ये मास्ट सेल जो है, अगर मास्ट सेल के इर्द गिर्द कोटिंग करें तो फिर एफसी एप्सिलॉन, फिर आईजीई जो एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल पे अटैच हो सकती है? नहीं। तो दो तरीके हैं। तीसरा जो है, अगर हम इस केमिकल मीडिएटर के खिलाफ, ये जो केमिकल मीडिएटर हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन, वो ये जो रिसेप्टर है, तो हमारे पास हिस्टामिन के खिलाफ अगर हम कोई ड्रग दे दें तो फिर भी नहीं। अगर ल्यूकोट्राइन के खिलाफ दे दें तो फिर भी ये जो जिस जगहों पे ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पर ल्यूकोट्राइन की जो रिसेप्टर हम ब्लॉक करें तो फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी? नहीं। हिस्टामिन के खिलाफ अगर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग दें तो फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, वास्कुलर परमिएबिलिटी, एनाफाइलेक्टिक शॉक, मास सेल ग्रेनुलेशन, इचिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये नहीं होगी। सिंपल है। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं तो वो एंटीहिस्टामिन है, फिर ल्यूकोट्राइन है, फिर आईजीई एंटीबॉडीज है, अब या तो हम सेल के इर्द गिर्द कोटिंग कर देते हैं। अच्छा, पहले जो हम एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशन या एंटी हिस्टामिन, अच्छा, तो एंटी हिस्टामिन में हमारे पास फिर दो जनरेशन है। एंटी हिस्टामिन में एक फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, और दूसरा है सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन हमारे पास लाइपोपेलिक है, लाइपोपेलिक, लाइपोपेलिक। फर्स्ट जनरेशन क्या है? लाइपोपेलिक। और ये जो है ये लाइपोफोबिक है, लाइपोफोबिक। ये लाइपोपेलिक है, लाइपोपेलिक का मतलब है कि लिपिड सॉल्युबल, और ये लाइपोफोबिक है तो लाइपोफोबिक का मतलब है लिपिड इनसॉल्युबल। ये ओल्डर एजेंट है, ओल्डर पहले डिस्कवर हुए थे, और ये जो है ये न्यूअर एजेंट है, न्यूअर एजेंट्स। अब ये लाइपोफिलिक है तो इसका मतलब है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकती। अब तो इसका मतलब है कि ये गुड सीएनएस पेनेट्रेशन है, गुड सीएनएस पेनेट्रेशन, और ये पुअर सीएनएस पेनेट्रेशन। अच्छा, अगर हमने एंटी एलर्जिक ड्रग देना है और वो इस तरह देना है कि वो which do not cause sedation, तो फिर हमने कौन सी देनी है? सेकंड जनरेशन। तो इसका मतलब है कि लीड टू सेडेशन।
स्लीपी, स्लीपनेस। तो और ये नॉट कॉज सेडेशन। अगर ड्राइवर है और उसके वो जो ड्राइवर हजरात है उन लोगों के लिए जो आपने एंटी इलेक्ट्रिक ड्रग देना है, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सेकंड, ये नींद नहीं कराते और ये सेडेशन कराते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन कौन सी एजेंट्स है? फर्स्ट जनरेशन में हम क्या, पेनेट्रेशन का मतलब है कि ये क्रॉस कर सकता है, पेनेट्रेट, घुस हो जाना। अच्छा, तो एजेंट्स फर्स्ट जनरेशन हमारे पास में क्लोरपेनारामिन है, क्लोरपेनार क्लोरपेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, डायमीन हाइड्रेनेट, मिक्लिजिन, साइक्लिजिन और हाइड्रोक्सिलामीन। तो ये हमारे पास वो एजेंट है जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ये डॉक्सिलामीन, ये हमारे पास क्या है, डॉक्सिलामीन, डॉक्सिलामीन, डॉक्सिलामीन। अच्छा, ये हम दे सकते हैं मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस में जो एंटी वोमिटिंग्स भी है, तो ये डॉक्सिलामीन आल्सो यूज्ड एज स्लीप एड, यूज्ड एज स्लीप एड। अच्छा, ये जो बाकी है ये हम फर्स्ट जनरेशन जो है ये हम दे सकते हैं मोशन सिकनेस में, मोशन सिकनेस में, वोमिटिंग के लिए, वोमिटिंग को ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर वोमिटिंग नहीं होगी, तो मोशन सिकनेस में यूज हो सकते हैं। और इसमें जो बेस्ट है तो वो साइक्लिजिन, साइक्लिजिन बेस्ट है, साइक्लिजिन इसमें क्या है, बेस्ट है। अब देखो, दूसरा जो है वो सेकंड जनरेशन में हमारे पास है एजेंट्स, एजेंट्स सिट्रिजिन है, सिट्रे और ल्यूसिट्रिजिन, लोराटिडिन, लोराटिडिन, डिस्लोराटिडिन, फिक्सोपेनाडिन, फेनाडिन और एक्रिवास्टिन। अच्छा, तो हमारे पास दो किस्म की जनरेशन है एंटीहिस्टामिन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्लोरपेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, डायमीन हाइड्रेनेट, मिक्लिजिन, साइक्लिजिन, डॉक्सिलामिन वगैरह, तो ये फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन हम वोमिटिंग के लिए भी दे सकते हैं
मोशन सिकनेस में वोमिटिंग को कम करने के लिए हम फर्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। और ये एलर्जी के लिए यूज होता है केन का सेडेशन, उसकी वजह से स्लीपनेस व्हिच कैन लीड टू स्लीपनेस। दूसरा जो है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, ये न्यूअर एजेंट, और ये नींद नहीं कराती, और ये हम वोमिटिंग के लिए यूज नहीं करते। तो सिट्रीजिन, ल्यूसिट्रीजिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन और फेक्सोफेनाडिन, इक्रिवास्टिन, ये सारे क्या है, सेकंड जनरेशन। अब एंटीहिस्टामिन तो हमने पढ़ लिया, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास कौन सी है? फिर अच्छा, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे पास जो ड्रग्स है वो है मंटिलोकास्ट और दूसरा जापरलोकास्ट। अगर एस्पिरिन की वजह से आस्थमा हो जाए तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? मंटिलोकास्ट और जापरलोकास्ट, बिकॉज एरिचिडोनिक एसिड पाथवे में हमारे पास जो फिर दो किस्म एरिचिडोनिक एसिड जब बन जाए, फास्फोलाइपेज, ये हमारे पास फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में जब फास्फोलिपिड पे फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम करे, तो फिर ये कन्वर्ट कर देता है एरिचिडोनिक एसिड में। एरिचिडोनिक एसिड के लिए फिर दो पाथवे हैं, या तो इस पे कॉक्स काम करेंगे साइक्लो ऑक्सीजिनेज, या लाइपो 5 लाइपो ऑक्सीजिनेज। तो अगर इस पे कॉक्स काम करे तो इसकी वजह से क्या बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन और और थ्रोम्बोक्सिन, और इसकी वजह से ल्यूकोटेराइन, ल्यूकोटेराइन। तो अब ये ये एस्पिरिन जो हमारे पास है वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, प्रेडोमिनेटली कॉक्स 1 को, एस्पिरिन। अगर ये इसको इनहिबिट करे तो फिर ये पाथवे मजीद ज्यादातर एस ल्यूकोटेराइन बनाएगी, तो ज्यादातर ल्यूकोटेराइन बनाएगी। तो एस्पिरिन की वजह से, एस्पिरिन हमारे पास, ये तो हमने पढ़ा है, तो एस्पिरिन की वजह से जब आस्थमा हो जाए, एलर्जी हो जाए, उसकी वजह से आस्थमा हो जाए, तो फिर हम इस जो ल्यूकोट्राइन की रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो इसमें लिख ले, ड्रग ऑफ चॉइस एस्पिरिन कॉक्स को इनहिबिट कर देता है, तो लिखे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एस्पिरिन इंड्यूस आस्थमा। तो हमारे पास कौन सी है, मॉन्टिलोकास्ट और जापरलोकास्ट। एस्पिरिन तो ये इनहिबिट कर देता है, तो फिर आस्थमा को कम, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो ल्यूकोट्राइन की वजह से होती है, तो फिर हम ल्यूकोट्राइन की रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे। अच्छा, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तीसरा जो है, एक तरीका तो हमारे पास और भी है, ये हमारे पास आईजीई रिसेप्टर है, आईजीई एंटीबॉडीज है, और ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, और मास्ट सेल पे जो रिसेप्टर है ये है, इस रिसेप्टर का नाम एप्सी एप्सलान आर आई है। अच्छा, अब देखो, अगर हम मास्ट सेल के इर्द गिर्द इस तरह कोटिंग करें
ये मास्ट सेल है, इसके इर्द गिर्द मैंने इस तरह कोटिंग कर दी। अब देखो ये आईजीई रिसेप्टर अब एस एफ सी एप्सिलॉन अल्फा रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है नहीं, तो ये भी एक तरीका है। तो ये अगर हम पहले से करें, मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे आपको अगर आप को एलर्जी है, रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे आपको किसी फूड से एलर्जी है, तो फिर पहले से आप प्रोपाइलेक्टिकली ये ड्रग ले लें तो फिर आपको एलर्जी हो सकती है नहीं। तो इस तरह ड्रग भी अवेलेबल है जो मास्ट सेल के इर्द गिर्द कोटिंग करते हैं। तो उन ड्रग का नाम क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर। टाइम कितना हो गया? अच्छा, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल, मास्ट सेल स्टेबलाइजर वो है जो मास्ट सेल के इर्द गिर्द कोट कराते हैं। तो ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर हम प्रोपाइलेक्टिकली यूज करते हैं, बचाव के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी एजेंट है? एजेंट्स, एजेंट्स हमारे पास इसमें है क्रोमोलिन, क्रोमो, सोडियम, अच्छा, सोडियम नीडो क्रोमाइल या नीडोक्रोमिल सोडियम, नीडो सोडियम, ये भी है और ये भी है। इसमें कीटोटिपेन, कीटोटिपेन भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। ये H1 ब्लैकर भी है, H1 ब्लैक, और फ्लूडोक्सामाइड। तो ये हमारे पास वो ड्रग है जो हम प्रोपाइलेक्टिकली यूज कर सकते हैं। यूज्ड प्रोपाइलेक्टिकली, अच्छा, प्रोपाइलेक्टिकली हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स टॉपिकल भी अवेलेबल है। टॉपिकल का मतलब है जो या हम आई ड्रॉप की शक्ल में देते हैं या स्प्रे की शक्ल में। तो टॉपिकल, टॉपिकल में हमारे पास है इजिलस्टिन, ये नेजल स्प्रे की शक्ल में आता है, और ओलोपेटाडिन, ये नेजल स्प्रे और आई ड्रॉप्स। अच्छा, तीसरा एपिनेफ्रिन, ये आई ड्रॉप की शक्ल में। एलर्जी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस भी एलर्जी की वजह से हो सकती है। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हम आई ड्रॉप यूज करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, हाँ, जिस जो रनी नोज इसमें होता है, रनी नोज, तो इसमें हम फिर नेजल स्प्रे यूज करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी के लिए मेडिकेशन। एलर्जी मुख्तलिफ, फिर उसकी मुख्तलिफ किस्म टाइप है। अच्छा, इसमें दूसरा जो तरीका है वो या हम आईजीई की जो रिसेप्टर है, आईजीई को कोट करें।
इससे पहले हमारे पास IgE IgE ये IgE है और ये मास्ट सेल है। ये रिसेप्टर है FC एप्सिलॉन आर आई। अब अगर हम ये IgE रिसेप्टर को बाइंड करें, उसके इर्द गिर्द कोटिंग करें, इसके इर्द गिर्द कोटिंग करें, तो फिर ये एस रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है? नहीं। तो ये भी एक तरीका है जिसके इर्द गिर्द हम कोटिंग करें। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं, एजेंट्स, वो हमारे पास है ओमालीजुमाब, ओमालीजुमाब। अच्छा, और दूसरी बात, हिस्टामिन के लिए रिसेप्टर हमारे पास पैराइटल सेल में भी है, वो H2 रिसेप्टर है। हिस्टामिन के लिए जो स्टमक में रिसेप्टर है, स्टमक में रिसेप्टर है वो H2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर। और H2 रिसेप्टर की वजह से फिर क्या होती है? HCl ज्यादा। जब HCl ज्यादा तो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास कौन सी है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। लेकिन ये बात याद रखिए कि H2 रिसेप्टर एलर्जी में जो हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर पे काम कर देते हैं। H2 रिसेप्टर डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन एलर्जी। इसके लिए जो ड्रग्स है वो हम एसिड सप्रेशन थेरेपी में पढ़ लेंगे, लेकिन वो ये ड्रग रेनिटिडीन, पेमोटिडीन, नेजाटिडीन, सिमिटिडीन, ये हमारे पास क्या कराता है? H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसमें ये H2 रिसेप्टर does not do not involve directly in allergy। ठीक है, तो ये एलर्जी के बारे में। पहले किस तरह मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म इस तरह है कि पहले एलर्जी, एलर्जन जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को प्रेजेंट होता है। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हेल्पर टी हेल्पर टू सेल को, और टी हेल्पर टू सेल बी सेल को मेच्योर कर देता है प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल का काम क्या है? IgE एंटीबॉडीज बनाना। और IgE एंटीबॉडीज फिर मास्ट सेल पे अटैच हो जाती है, और फिर मास्ट सेल की लाइसिस होती है, डिग्रेनुलेशन। उससे केमिकल केमिकल मीडिएटर रिलीज होती है। केमिकल मीडिएटर में हमारे पास कौन कौन सी है? हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन है, और साइटोकाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है पेन और इंफ्लेमेशन। साइटोकाइन भी न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कर देता है और उसकी वजह से इंफ्लेमेशन ज्यादा होती है। और ल्यूकोट्राइन का काम क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और इंफ्लेमेशन को इंक्रीज करना। हिस्टामिन का काम क्या है? हिस्टामिन का काम भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, वेजोडाइलेशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर इफ द सिम्टम, ये हिस्टामिन की जो सिम्टम कराता है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, एनाफाइलेक्टिक शॉक और मास सेल डिग्रेनुलेशन, इचिंग, इन्फ्लेमेशन। इफ द सिम्टम बिकम severe, नोट ये लेके, if the symptoms become severe in allergy, अगर एलर्जी में ये जो सिम्टम है वो ज्यादा हो जाए, सवियर हो जाए, तो फिर उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनाफाइलेक्सिस।
एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। फिर इसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। तो इसका फिर तरीका क्या है कि हम हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास दो किस्म के ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन लाइपोपेलिक है, जो लिपिड सॉल्युबल है और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, लाइपोफोबिक। लाइपोफोबिक वो है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले जो जिस तरह हमने अगर इस तरह पेशेंट है जिसको नींद भी नहीं आती और एलर्जी भी है, तो फिर हमने फर्स्ट जनरेशन देना है। फर्स्ट जनरेशन की साइड इफेक्ट ज्यादा है बनस्पत सेकंड जनरेशन की, और सेकंड जनरेशन की साइड इफेक्ट कम है। अच्छा, सेकंड जनरेशन सेडेशन नहीं कराती और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। मोशन सिकनेस के लिए फर्स्ट जनरेशन ड्रग देंगे या सेकंड? फर्स्ट जनरेशन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ब्रेन में के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, दूसरा जो H2 रिसेप्टर है, तो H H2 रिसेप्टर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये जब एक्टिवेट हो जाए स्टमक में तो उसकी वजह से HCl की सिक्रीशन ज्यादा होती है। की HCl की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से फिर बर्निंग सेंसेशन, लेकिन ये एलर्जी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज करें, कि मास्ट सेल के इर्द गिर्द क्या करें, कोटिंग करें। अगर मास्ट सेल के इर्द गिर्द कोटिंग करें तो फिर इसकी वजह से क्या होगी, प्रोपाइलेक्टिकली हमने ये सेल हमने स्टेबल बनाए, तो अब इस पे जो ये IgE एंटीबॉडी अटैच नहीं हो सकती। तो ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो ड्रग है, ये सोडियम निडोक्रोमाइल, कीटोटिपेन वगैरह, ये हम दे सकते हैं प्रोपाइलेक्टिकली। और IgE, अगर हम IgE के इर्द गिर्द कोटिंग करें तो वो हमारे पास ओमालिजुमाब है। और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास कौन सी है, जापरलुकास, मॉन्टेलुकास। अगर इस तरह MCQs आ जाए ड्रग ऑफ चॉइस इन एस्पिरिन इंड्यूस्ड आस्मा, तो फिर जापरलुकास और मॉन्टेलुकास है। तो ये एंटी एलर्जिक मेडिकेशन सिंपल है।